नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती जिले को हिला देने वाले परतवाड़ा अचलपुर वीडियो स्कैंडल मामले में अमरावती ग्रामीण पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी को बड़ी सफलता मिली। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए 5 मोबाइल फोन में से 3 का डाटा रिकवर कर दिया गया, जिसमें मामले में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने सबूत मिटाने के उद्देश्य से मोबाइल से कई आपत्तिजनक फोटो और वीडियो डिलीट किए गए थे। हालांकि फॉरेंसिक जांच के जरिए डेटा वापस हासिल किया गया। अब तक 18 वीडियो और 39 फोटो सामने आए हैं। इन डिवाइसों में कॉल रिकॉर्ड, चैट और गैलरी डेटा भी शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा लैपटॉप, हार्ड डिस्क और टैब को भी जांच के लिए भेजा जाएगा। इस मामले की जांच शुभम कुमार एसडीपीओ अचलपुर व एसआईटी प्रमुख के नेतृत्व में की जा रही है। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी अयान अहमद, इसने सोशल मीडिया फॉलोअर्स में केस सामने आने के बाद करीब 4000 की बढ़ोतरी हुई। जहां उसके करीब 18000 फॉलोअर्स थे, वही अब यह संख्या 22000 तक पहुंच गई है। पुलिस के अनुसार उसके अकाउंट से सीधे आपत्तिजनक सामग्री वायरल नहीं की गई थी, लेकिन कुछ लिंक डिलीट किए गए थे और अकाउंट अभी भी सक्रिय है। एसआईटी अब मामले के आर्थिक पहलू को भी जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि क्या आरोपियों ने वीडियो के जरिए किसी को ब्लैकमेल कर पैसे वसूले या उनका व्यावसायिक उपयोग किया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने 8 में से 6 या 7 पीड़िताओं से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क कर उन्हें फंसाया। इस मामले का खुलासा 13 अप्रैल को मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हुआ। जानकारी के अनुसार आरोपी और उसके साथी उजैर खान के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ था। इसके चलते आरोपी ने मोबाइल से वीडियो निकालकर वायरल कर दिए। 17 अप्रैल को एसआईटी ने 10 संदिग्धों से पूछताछ की, जो वीडियो लिंक शेयर या फॉरवर्ड करने में शामिल थे। फिलहाल उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी के परिवार के सोशल बायकॉट की चर्चाएं चल रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। मामले की जांच अभी भी जारी है। अमरावती जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अमरावती के दौरे के दौरान महानगर पालिका में समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न विभागों के कार्यों का जायजा लिया। बैठक में विधायक रवि राणा और मनपा आयुक्त वर्षा लड्डा उपस्थित रही। इस दौरान मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार संभावित कम वर्षा और सूखे जैसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए पहले से तैयारी करने के निर्देश दिए। पालक मंत्री ने अधिकारियों को नालों की सफाई व गहराईकरण, कुओं की सफाई और पानी निकालने की व्यवस्था, निजी कुओं के उपयोग सहित सभी आवश्यक उपाय योजनाएं समय रहते करने को कहा। साथ ही शहर के विभिन्न विभागों और शिक्षा क्षेत्र के कामकाज की भी समीक्षा की गई। बैठक में महापौर श्रीचंद तेजवानी, उप महापौर सचिन बेंडे, डॉक्टर नितिन ढांडे, गट नेता चेतन गावंडे, स्थायी समिति सभापति अविनाश मार्डीकर, शिक्षा सभापति प्रीति रेवणे, उप सभापति सुमति ढोके सहित कई जनप्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। महाराष्ट्र के राजस्व एवं जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अमरावती के दौरे दौरान शनिवार को विधायक रवि राणा के गंगा सावित्री निवास स्थान पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान स्थानीय और विकास के जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने बाद में युवा स्वाभिमान पार्टी और भाजपा नेता पूर्व सांसद नवनीत राणा के नए जनसंपर्क कार्यालय का दौरा किया, जहाँ शहर और जिले के भाजपा पदाधिकारियों के साथ करीब 1 घंटे तक बैठक की। बैठक में अमरावती के समग्र विकास, बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने, लंबित परियोजनाओं को गति देने और सरकारी योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष तौर पर जोर दिया गया। बताया जा रहा है कि युवा स्वाभिमान पार्टी और भाजपा के संयुक्त संपर्क कार्यालय का जल्द ही भव्य उद्घाटन किया जाएगा। इसी को लेकर बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, संगठनात्मक समन्वय और जनसंपर्क बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर महापौर श्रीचंद तेजवानी, उप महापौर सचिन बेंडे सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। विदर्भ में गर्मी ने खतरनाक रूप ले लिया है। 18 अप्रैल 2026 को जारी आंकड़ों के अनुसार अमरावती जिले का तापमान करीब 45 डिग्री तक पहुंच गया, जिसे पूरे क्षेत्र में चिंता का माहौल बन गया। विशेषज्ञों के मुताबिक समुद्र से दूरी स्थित एंटी साइक्लोन प्रभाव, राजस्थान से आने वाली गर्म हवाएं और शहरीकरण के बढ़ते तापमान प्रमुख कारण है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि अगर वृक्षारोपण और जल संवर्धन पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में तापमान 50 सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
महिला आरक्षण कानून को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने भाजपा नेता नवनीत राणा पर तीखा हमला बोला, जिससे नया विवाद खड़ा होने की संभावना है। रविवार को नागपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान वडेट्टीवार ने नवनीत राणा पर जातीय और धार्मिक तनाव भड़काने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है और इसी तरह की बयानबाजी निंदनीय है। वडेट्टीवार ने महिला अत्याचार जैसे मुद्दों को जाति और धर्म से जोड़ने पर भी सवाल उठाए और कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह का धार्मिक या जातीय रंग देना गलत है। उन्होंने राणा के हालिया बयानों की कड़ी आलोचना की। वडेट्टीवार ने सांसद अनिल बोंडे पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि डॉक्टर होने के नाते उन्हें समाज में एकता का संदेश देना चाहिए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग समाज में धर्म के आधार पर मतभेद बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने मांग की कि नवनीत राणा और अनिल बोंडे के खिलाफ कथित रूप से भ्रामक बयान और सामाजिक वैमनस्य फैलाने के आरोप के मामले दर्ज किए जाने चाहिए। समृद्धि महामार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। 1.5 साल के बच्चे की इसमें जान चली गई और 25 यात्री घायल हुए। बुल्डाना जिले के समृद्धि महामार्ग पर यह हादसा घटित हुआ। जानकारी के अनुसार मुंबई से पूसद जा रही एक निजी बस सुबह करीब 6 बजे मेकर टोल नाका के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों और यात्रियों के मुताबिक बस चालक और परिचालक मोबाइल पर रील बनाने में व्यस्त थे, जिसके चलते यह हादसा हुआ। हादसे में बस एक कार में टकरा गई, जिससे कार को भारी नुकसान पहुंचा। सभी घायलों को तुरंत मेकर के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन आरोप है कि वह करीब 1 घंटे तक डॉक्टर मौजूद नहीं थे, जिससे परिजनों में आक्रोश फैल गया। घायलों में से गंभीर रूप से घायल यात्रियों को निजी अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। शहर के मध्यवर्ती कारागृह में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। बैरक में 64 ग्राम गांजा मिलने से जेल प्रशासन में खलबली मच गई। इस मामले में फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में अज्ञात कैदी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार यह घटना 16 अप्रैल की रात की है, जब जेल में नियमित तलाशी के दौरान बैरक क्रमांक 14 के शौचालय के ऊपर एक प्लास्टिक की पन्नी में छुपा कर रखा गया 44.70 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इसकी अनुमानित कीमत करीब 32,000 रुपए बताई गई है। गांजा अखबार में लपेटकर छुपाया गया था। जेल कर्मचारी किरण दगड़ू नागरे ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई। तलाशी के बाद बैरक के सभी कैदियों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी गांजे के बारे में जानकारी होने से इनकार किया। इसके बाद मामले की जानकारी कारागार अधीक्षक कीर्ति चिंतामणि को दी गई। उन्होंने आंतरिक जाँच के निर्देश दिए। जाँच के बाद 18 अप्रैल को फ्रेजरपुरा पुलिस ने अज्ञात कैदी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू की है। बताया जाता है कि अमरावती कारागार में पहले भी गांजा, चरस और मोबाइल फोन मिलने के कई मामले सामने आ चुके। कुछ महीने पहले अंडा सेल में कैदियों के पास 5 मोबाइल फोन भी बरामद हुए थे। इसके अलावा पिछले 4 महीनों में कैदियों द्वारा जेल कर्मचारियों पर हमले की घटनाएं भी सामने आई है, जिसकी जांच हाल फिलहाल जारी है। सोशल मीडिया पर हुई पहचान का फायदा उठाकर वाशिम जिले के एक युवक द्वारा 37 वर्षीय महिला के साथ 5 साल तक शोषण करने और उसके नाम पर कर्ज लेकर कार खरीदवा कर फरार होने का मामला सामने आया। यह घटना 18 अप्रैल की रात गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र में उजागर हुई। पुलिस के अनुसार आरोपी प्रशांत गावंडे, इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और उसकी तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 में सोशल मीडिया के जरिए आरोपी और पीड़िता की पहचान हुई थी। महिला के जन्मदिन के बहाने आरोपी उसे लोनी स्थित एक होटल में ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने शादी का झांसा देकर लगातार 5 वर्षों तक उसका शोषण किया। इस दौरान आरोपी ने महिला का विश्वास जीतकर उसके नाम पर कर्ज लेकर कार खरीदने के लिए मजबूर किया। कुछ समय बाद आरोपी वह कार लेकर फरार हो गया। जब पीड़िता को अपने साथ हुए धोखे का एहसास हुआ तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। अमरावती शहर में सोलर सिस्टम लगाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। इन्फोकॉम नामक कंपनी के 5 लोगों से कुल 8,70,170 रुपए लेकर काम करने से इनकार कर दिया। इस मामले में राजापेट पुलिस थाने में 17 अप्रैल की रात शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों में अभिजीत धर्माले और एक महिला शामिल है। मुख्य शिकायतकर्ता चंद्रशेखर विश्वंबर मिर्गे, जो सरकारी कर्मचारी है और 2 साल बाद सेवानिवृत्त
सेवानिवृत्त होने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक मिर्गे अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाने के लिए परिचित के माध्यम से कंपनी के बारे में उसने जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने कंपनी के संचालक से संपर्क किया। आरोपियों ने भरोसा दिलाकर मिर्गे समेत उसके 4 अन्य परिचितों को भी सोलर सिस्टम लगाने का आश्वासन दिया। कुछ दिन पहले आरोपियों ने सभी से मिलाकर 8.70 लाख रुपए वसूल किए, लेकिन किसी के भी घर पर सोलर सिस्टम नहीं लगाया गया। जब पीड़ितों ने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने रकम लौटाने से इनकार कर दिया। मामले में 4 अन्य पीड़ित भी सामने आए हैं और वे पुलिस के संपर्क में हैं। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर अवैध रूप से हो रहे गोवंश तस्करी के खिलाफ दत्तापुर पुलिस ने शनिवार 18 अप्रैल की रात 1:30 बजे सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक संदिग्ध वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली, जिसमें गोवंश की अवैध ढुलाई किए जाने का मामला सामने आया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने लगभग 23 गोवंश को मुक्त कराते हुए जब्त किया तथा तस्करी में प्रयुक्त वाहन को भी अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले में संबंधित आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। वही बचाए गए सभी गोवंश को तत्काल सुरक्षा की दृष्टि से धामनगांव स्थित गौरक्षण संस्था को सौंप दिया गया। इस घटना से क्षेत्र में हलचल मच गई और दत्तापुर पुलिस की इस कार्रवाई की व्यापक सराहना की जा रही है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और इस तस्करी के पीछे सक्रिय बड़े गिरोह का पता लगाने के प्रयास किया जा रहा है। अमरावती महानगर पालिका में रविवार 19 अप्रैल को महात्मा बसवेश्वर जयंती के अवसर पर हार अर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम महानगर पालिका स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सभागृह में संपन्न हुआ, जहां पर महापुरुष श्रीचंद तेजवानी के हस्ते महात्मा बसवेश्वर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर मनपा आयुक्त वर्षा लड्डा, स्थायी समिति सभापति अविनाश मार्डीकर, सभागृह नेता चेतन गावंडे, विरोधी पक्ष नेता विलास सिंगोले सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। जिले में बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए महावितरण के सुरक्षा एवं वर्तमान विभाग के उड़न दस्ता इन्होंने बीते 1 वर्ष में कड़ी कार्रवाई करते हुए 320 मामलों का पर्दाफाश किया। उप कार्यकारी अभियंता श्रीकांत तड़ेगांवकर के नेतृत्व में सहायक अभियंता शंकर राउत और उनकी टीम ने यह अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान 33,25,603 यूनिट बिजली चोरी पकड़ी गई, जिसकी कीमत लगभग 5,84,67,000 रुपए आकी गई। यह महावितरण के लिए बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता था, लेकिन समय रहते मामले सामने आ गए। महावितरण ने 320 में से 298 मामले समझौते के जरिए करीब 5.4 करोड़ रुपए की वसूली की है, जबकि 22 मामलों में अभी भी 81.63 लाख रुपए की वसूली बाकी है, जिसके लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के तहत 32 मामलों में विद्युत अधिनियम 2030 की धारा 135 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है। वही धारा 126 सहित अन्य प्रावधानों के तहत 51 मामलों में कार्रवाई की गई है। भरारी पथक की जांच में 229 स्थानों पर सीधे बिजली चोरी पकड़ी गई। इनमें मीटर की वायर काटना, मीटर बंद करना, फ्लैश सिस्टम निष्क्रिय करना, मीटर में छेद कर रुकावट पैदा करना और मीटर बाईपास कर सीधे बिजली लेना जैसे तरीके सामने आए हैं। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर रविवार को पूरे शहर सहित जिले में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। शुभ मुहूर्त के अवसर पर जहां एक ओर बाजारों में दिन भर रौनक बनी रही, वहीं दूसरी ओर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। धार्मिक आस्था, सामाजिक उत्साह और आर्थिक गतिविधियों का अनूठा संगम इस अवसर पर देखने को मिला। अक्षय तृतीया को खरीदारी के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, इसी कारण सराफा बाजारों में सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। सोना चांदी के आभूषणों की जमकर खरीदारी हुई। शहर के प्रमुख ज्वेलरी शोरूम में रविवार के होने के बावजूद वे खुले रहे और ग्राहकों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए। व्यापारियों के अनुसार इस बार पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हो गई है। केवल सराफा ही नहीं बल्कि कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और गृह उपयोगी वस्तुओं के बाजार में भी अच्छी खासी खरीदारी हुई। लोगों ने नए सामान खरीद कर पर्व को खास बनाया। बाजारों में आकर्षक सजावट और विशेष ऑफर्स के चलते ग्राहकों की संख्या में इजाफा देखने को मिला। शहर के प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी रही। भगवान के दर्शन और पूजन के लिए लोगों में विशेष उत्साह नजर आया। कई मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, हवन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें वातावरण भक्तिमय बना रहा। अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान परशुराम जन्मोत्सव भी पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। ब्राह्मण समाज द्वारा शहर में भव्य और दिव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियां
झांकियां, बैंड बाजे और पारंपरिक परिधान में सजे श्रद्धालु विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। इस अवसर पर छत्रपुरी बालाजी मंदिर में विशाल महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। आयोजन समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए सुव्यवस्थित व्यवस्था की गई। भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस द्वारा शहर के प्रमुख चौराहों और मंदिरों में सुरक्षा के इंतजाम किए गए। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष पुलिस बल तैनात किया गया। कुल मिलाकर अक्षय तृतीया का पावन पर्व शहर और जिले में हर्षोल्लास, श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया, जहां हर वर्ग के लोगों ने इस शुभ अवसर का आनंद लिया। बडनेरा एक्सप्रेस हाईवे से एमआईडीसी क्षेत्र में अंडरग्राउंड केबल में अचानक फॉल्ट आने के कारण राजापेट और आसपास के क्षेत्रों के करीब 6000 बिजली उपभोक्ताओं को पूरी रात अंधेरे में गुजारनी पड़ी। एमआईडीसी के अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता बिपिन श्रीवास के अनुसार एमआईडीसी से आने वाली 220 केवी विद्युत लाइन की अंडरग्राउंड केबल रात में खराब हो गई थी। फॉल्ट का सटीक स्थान पता लगाने और उसे ठीक कराने में काफी समय लगा। मरम्मत कार्य के लिए 5 अभियंताओं को और 38 कर्मचारियों को निजी कामगारों की टीम पूरी रात जुटी रही। आखिरकार तड़के 4:30 बजे फॉल्ट ठीक किया गया, जिसके बाद सुबह 5 बजे के आसपास बिजली आपूर्ति बहाल की गई। राज्य सरकार ने गंभीर आरोपों के चलते अपर जिलाधिकारी प्रमोद गायकवाड़ को 16 अप्रैल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए। इस कार्यवाही से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार गायकवाड़ पर बिना अनुमति बार बार अनुपस्थित रहने, काशी जुडिशियल और अपील मामलों का समय पर निपटारा न करने तथा कार्यालय का दुरुपयोग करने जैसे आरोप लगे हैं। इन कारणों से प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुए और आम नागरिक में असंतोष की स्थिति बनी। इसके अलावा एक खदान मालिक से जबरन वसूली और धमकी देने की शिकायत के बाद 14 अप्रैल को एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा तथा भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत किया गया।